जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शोएब नकवी और हम कवर कर रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर कैनएस स्मार्ट बुक का चैलेंजर लेवल चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट का चैलेंजर लेवल, और इससे पहले हमने एक्सप्लोरर लेवल कवर किया है। तो अगर आप चैलेंजर लेवल सॉल्व करने आए हैं तो मैं ये आपको रेकमेंड करूंगा कि आप उससे पहले लाजमी एक्सप्लोरर लेवल करके आए, ताकि वहां से आपको बेसिक डेफिनेशन समझ में आ जाए, ताकि आपको चैलेंजर लेवल समझने में आसानी हो। तो चलें जी, विदाउट वेस्टिंग नन हम स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं कवर करना अपना challenger level. So let's move to the first MCQ of challenger level, and here we start. So the MCQ number 1 is which instrument is used to measure the internal diameter of a pipe? कौन से इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं पाइप का इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए? तो याद रखें कि किसी भी तरीके का इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर इज वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस। ठीक, ये हम थ्योरी के अंदर भी पढ़ते हैं कि वर्नियर कैलिपर इज वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप। सो मीटर रूल, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर या मेजरिंग सिलेंडर। सो द करेक्ट आंसर इज वर्नियर कैलिपर। सो द करेक्ट आंसर इज वर्नियर कैलिपर। ओके, लेट्स चेक द आंसर. So exactly the correct answer is vernier caliper. Okay, so let's move on MCQ number 2. The number of significant figure in 204.600, इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या है कि सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में सिग्निफिकेंट होते हैं, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होता है अगर वो डेसिमल के बाद आए, लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो यहाँ पर अगर आप इस वाले जीरो को देखें जो 2 और 0 के बीच में है, ये वाला जीरो जो है, ये वाला जीरो एक्चुअली में 2 और 4 के बीच में है, तो जीरो इस पर रूल लगेगा, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। तो ये वाला जीरो इस वजह से सिग्निफिकेंट है, और ये आखिर वाले जीरो इस वजह से सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरोस हैं, डेसिमल के बाद आ रहे हैं। तो जो जीरोस डेसिमल के बाद आते हैं वो भी हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पर टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेट्स चेक कि यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद है। आंसर चेक करें। So here we go. This is the correct answer, that there are total 6 significant figures. Okay, let's move on now MCQ number 3. All of the following quantities can be measured by using vernier caliper except इन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इन सबको आप वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं, सिवाय कौन से के? क्या डेप्थ को वर्नियर कैलिपर से मेजर किया जाता है? तो आंसर यह है यस, वर्नियर कैलिपर के थ्रू हम डेप्थ मेजर करते हैं। क्या लेंथ मेजर करते हैं वर्नियर कैलिपर के थ्रू? तो यस, वर्नियर कैलिपर के थ्रू हम लेंथ भी मेजर करते हैं। क्या वेट मेजर करते हैं हम वर्नियर कैलिपर के थ्रू? तो आंसर है नो, वर्नियर कैलिपर के थ्रू वेट मेजर नहीं किया जा सकता। डेप्थ मेजर होगी, लेंथ भी होगी, और चौथा ऑप्शन है डायामीटर। तो डायामीटर भी मेजर होगा, लेकिन क्या मेजर नहीं होगा? मेजर नहीं होगा वेट, डायामीटर मेजर होगा। सो द करेक्ट आंसर इज वेट वर्नियर कैलिपर के थ्रू मेजर नहीं होता। लेट्स चेक द आंसर। हियर वी गो, दैट वेट कांट बी मेजर यूजिंग वर्नियर कैलिपर। ओके ग्रेट, लेट्स मूव ऑन MCQ number 4. So MCQ number 4 is which of the following is the most accurate instrument for measuring length? Which of the following is the most accurate? Which of the following is the most accurate instrument for measuring length? मीटर रूल, मीटर रूल जो हमारे पास यूजुअली स्केल रहता है, जैसे आप लाइन वाइन भी खींचते हैं, वो मीटर रूलर कहलाता है। तो वो मीटर रूलर है क्या? तो आंसर है नहीं, उससे हम एग्जैक्ट लेंथ मेजर नहीं कर सकते। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज के थ्रू भी, स्क्रू गेज हम लेंथ को मेजर करने में यूजुअली इस्तेमाल नहीं करते, वो भी बहुत माइनर मेजरमेंट्स को एक्यूरेटली लेने में हेल्प करता है, लेकिन स्क्रू गेज को हम लेंथ को मेजर करने के लिए यूजुअली इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। मेजरिंग टेप, हाँ मेजरिंग टेप लेंथ को मेजर करने में हेल्प करता है, लेकिन हमें बोला गया है विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। तो हमें जो मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट है वो मेजरिंग टेप से भी नहीं मिलती। तो जो बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट है वो हमें मिलती है वर्नियर कैलिपर के थ्रू। जो बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट होगी, यानी इनटू द फ्यू मिलीमीटर्स तक की भी जो मेजरमेंट होगी, वो बिल्कुल एक्यूरेटली हमें वर्नियर कैलिपर के थ्रू मिल रही होगी। सो वर्नियर कैलिपर इज द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक द आंसर। यस, करेक्ट आंसर इज वर्नियर कैलिपर। ग्रेट, लेट्स मूव ऑन MCQ नंबर 5. होपफुली आपको यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी। आपके पास हमारी स्मार्ट बुक मौजूद है। अगर आपके पास हमारी स्मार्ट बुक्स मौजूद नहीं है तो वो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हैं, वरना कुछ टाइम में वो हमारी वेबसाइट पे भी लाइव हो जाएगी, तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। तो हमारी स्मार्ट बुक के थ्रू ये एक्चुअली जो सॉल्यूशन है ये हमारी स्मार्ट बुक का सॉल्यूशन है, लेकिन अगर वो इस वीडियो को पेपर पर्सपेक्टिव से तैयारी के तौर पे भी देख रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है कि आपकी एमसीक्यूज की अच्छी तैयारी होगी, आपके क्वेश्चंस की अच्छी तैयारी होगी। इस वीडियो के अंदर आपको एमसीक्यूज भी मिलते हैं, चैलेंजर लेवल के, मेजरमेंट के, और क्वेश्चन भी मिलते हैं। हमने चैप्टर्स को एक्चुअली में डिवाइड किया है, मेजरमेंट लेवल, चैलेंजर लेवल, मास्टर लेवल में। तो आप लेवल बाय लेवल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार आप कौन से लेवल को अच्छे से कर पा रहे हो। सही, चले जी आए MCQ number 4, ये तो हमने कर लिया। MCQ number 5, the density of pure water is 1000 kg per meter cube. The value in scientific notation can be written as, इसको अगर scientific notation में लिखें तो ये देखें वैल्यू जो है वो ऐसी है 1 into 1000। अब इसका मतलब ये है कि पॉइंट इसमें कहीं नहीं है तो पॉइंट यहाँ आगे है,
अब पॉइंट को जब मूव कराएंगे तो 3 दफा पीछे मूव कराएंगे, ये एक दफा मूव कराया, ये दूसरी दफा, ये तीसरी दफा, तो वैल्यू जो बननी चाहिए वो कुछ ऐसी बननी चाहिए 1.0 इंटू 10⁻+3 इंटू 10⁻+3, कुछ ऐसी वैल्यू बननी चाहिए। अच्छा, इसको हम कभी भी, ये देखें जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये तो आंसर देखें बिल्कुल ही गलत है, एक्सपोनेंट 23 तो आ भी नहीं सकता। लेकिन अगर आप इस वाले ऑप्शन को देखें 1.0 एक्सपोनेंट 3, ये 10.0 एक्सपोनेंट 3 भी गलत है, क्योंकि आंसर हमारा सही क्या है 1.0 एक्सपोनेंट 3। सो अकॉर्डिंग टू अस ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये वाला क्यों सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर में -3 है, हमें तो +3 चाहिए। तो लेट्स चेक दैट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट और नॉट। हियर वी गो, ऑप्शन नंबर सी इज कंप्लीटली करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन एमसीक्यू नंबर 6। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस वैल्यू 0.020180 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सो लेट्स चेक। देखिए लीडिंग जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं होते, यानी ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। माना कि ये वाला जीरो पॉइंट के बाद आ रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद भी किसी नंबर के बाद आए तो सिग्निफिकेंट होता है, अदरवाइज वो सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी ये दोनों जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में है, तो ये सिग्निफिकेंट हुआ। और ये वाला जीरो क्यों है, क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरो है डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद जो ट्रेलिंग जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। ये जो 5 है 20180, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें करेक्ट है। तो हम हमारे तौर पर जो इसका आंसर है वो है 5, इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। हियर वी गो, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द गिवन वैल्यू। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7, द नंबर 123.4 कैन आल्सो बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? वैल्यू है 123.4, तो अगर पॉइंट को मूव कराऊं मैं दोनों पीछे, 1 और ये 2, तो ये होगा 1.234, और कितना पॉइंट मूव हुआ है? पॉइंट मूव हुआ है 2 दफा, तो यहां आ जाएगी 10 की पावर 2, तो 1.234 इंटू द 10 की पावर 2, ये ऑप्शन देख ले कहीं है 1.234, ये वाला ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर सी। सो दिस ऑप्शन अकॉर्डिंग टू अस वुड बी करेक्ट। 1.234 एक्सपोनेंट 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। सो लेट्स चेक द आंसर। हियर वी गो, दैट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सही, अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 8 के ऊपर। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है भाई इस वैल्यू को, बहुत आसान है। पॉइंट को मूव कराएंगे आप किस तरीके से, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पॉइंट को मूव कराते हैं आप टू 1 डेसिमल प्लेस, तो मूव कराएं, देखें आपने एक दफा कराया, ये दूसरी दफा कराया, ये तीसरी दफा, ये चौथी दफा, ये पांचवी दफा। जब पांचवी दफा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2.019, और कितनी दफा मूव कराया? 5 दफा, तो 10 की पावर आएगी -5। हम गए हैं लेफ्ट से राइट, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो पावर आती है वो नेगेटिव की आती है, जब राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो जो पावर आती है वो पॉजिटिव की आती है। अभी हम गए हैं लेफ्ट टू राइट, तो पावर आएगी नेगेटिव की। आंसर होना चाहिए 2.019 एक्सपोनेंट -5, तो क्या ये है 2.019? हाँ, ए सही लग रहा है मुझे बिल्कुल। बी में -4 है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ए शुड बी दी करेक्ट आंसर। लेट्स चेक द आंसर। हियर वी गो, दैट ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव एमसीक्यू नंबर 9, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 2030, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो देखो ये वाला 0 तो सिग्निफिकेंट है, क्यों? क्योंकि ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है। जो 0 2 और 3 के बीच में आ रहा है वो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, तो वो तो सिग्निफिकेंट है ही है। लेकिन इस वाले 0 पे बात है, ये वाला जो 0 है क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है? तो ये वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट के बाद नहीं आया, ये ट्रेलिंग 0 है विदाउट डेसिमल। ट्रेलिंग जीरोस विद डेसिमल्स आर सिग्निफिकेंट, बट ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है 203। सो लेट्स चेक द आंसर। अकॉर्डिंग टू अस ऑप्शन नंबर बी इज कंप्लीटली करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर लेंथ ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, मैंने आपको अभी शुरू के एमसीक्यू में बताया कौन सी वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लेंथ को मेजर करते हैं। तो मैंने आपको बताया था दैट वर्नियर कैलिपर इज अ वेरी एक्यूरेट डिवाइस व्हिच यूज्ड टू मेजर, व्हिच हेल्प अस टू मेजर द लेंथ ऑफ एनी सॉलिड सिलेंडर और एनी अदर डिवाइस। So vernier caliper is one of the most suitable device to measure the length of a solid cylinder. So vernier caliper. Let's check the correct answer. Yeah, here we go. That option number C, vernier caliper is the correct answer. Let's move on MCQ number 11. The number ये अभी हमने पीछे भी किया है, ये दोबारा रिपीट हो गया। The number 123.4, अभी मैंने आपको बताया पॉइंट को दोनों पीछे मूव कराओ 1 और 2, तो it will become 1.234 एक्सपोनेंट -2। देखो 1.234 एक्सपोनेंट -2, पहला वाला ऑप्शन सही है। ऐसे ही करोगे ना, पॉइंट को यहां से उठाओगे, 1 2 दफा पीछे मूव कराओगे, तो 1.234 एक्सपोनेंट -2 जो है वो तुम्हारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। सही, तो ऑप्शन ए हमारे लिहाज से सही है। चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए ही सही है या नहीं है। ये कह रहे हैं ऑप्शन नंबर, ओके, सो -2 क्यों, +2 क्यों नहीं? अभी तो मैंने बोला जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पावर पॉजिटिव की आती है, और हम लेफ्ट टू राइट तो गए हैं, आर वेरी बैड। तो हमने कहा ये ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सही, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं पावर पॉजिटिव की होती है।
चले जी आइए आगे। The sum of 8.2 exponent 4 and 4 exponent 0 in scientific notation. Okay. अब दो वैल्यूज को जो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हो उनको सम किस तरीके से किया जाए। देखिए सबसे पहला ऑप्शन तो ये है बड़ा आसान कि आप इनको साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशंस के अंदर ले आए। सबसे आसान तरीका ये है ऐसे सम करने का। अदरवाइज ये है कि आप दोनों की पावर सेम कर लो। एक तरीका ये भी है कि आप दोनों की पावर क्या कर लो, दोनों की पावर आप सेम कर लें। वो यहां हम कर नहीं सकते, यहां से 4 लिखा हुआ। तो अब क्या होगा, या एक तरीका उसको भी करने का है लेकिन वो अभी हम प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे। किस तरीके से होगा जरा ये देखें आप। ये 8.2 एक्सपोनेंट 4 जो है, अगर मैं इसको नॉर्मल नोटेशन के अंदर लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा 8 2 1 2 और ये 3 और पॉइंट इसके आगे। तो अगर पीछे मूव कराऊं तो 1 2 3 और ये 4, तो ये बनेगा यही वाली वैल्यू 8.2 एक्सपोनेंट माइनस 4, यही बन जाएगा। और ये 4 एक्सपोनेंट 10 की पावर 0। देखो याद रखो, जब भी किसी चीज कहीं पर 10 की पावर 0 देखो तो समझ जाना इसका मतलब है 1। कहीं पर भी 10 की पावर अगर 0 होती है तो वो बराबर होता है किसके, 1 के। कहीं पर भी अगर 10 की पावर 0 होती है तो बराबर होता है वो 1 के। तो यहां पर भी देखो ये 10 की पावर 0 है तो ये बराबर है यानी 1 के, तो 4 बन जा 4। तो यानी कि मुझे सिर्फ 4 को ऐड करना है। तो चलो जी 4 को ऐड कर लो। यहां पर जब 4 को ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी बनेगी, 8 2 0 0 4। क्या वैल्यू यही बनेगी। और पॉइंट को अगर इसको दोबारा से, क्योंकि मुझसे आंसर पूछा गया था साइंटिफिक नोटेशन में, मैं पॉइंट को अगर दोबारा पीछे मूव कराऊं तो 1 2 3 और ये 4, तो आंसर होगा 8.2004 एक्सपोनेंट प्लस 4। ये एक्सपोनेंट 6 है तो वैल्यू वो नहीं है। ऑप्शन सी हमारे लिहाज से बिल्कुल सही है, 8.2004 एक्सपोनेंट 4। तो चेक करते हैं कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक, हियर वी गो, दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द सम ऑफ 8.2 एक्सपोनेंट 4 and 4 exponent 0 is 8.2004 एक्सपोनेंट 4। क्या समझ में आया 12 एमसीक्यू। चलो जी एमसीक्यू नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं भाई, ये 3 जीरो सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे, पॉज करके सोच लो। ये 3 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे क्योंकि लीडिंग जीरोस है। ये वाला जीरो होगा क्या सिग्निफिकेंट, हाँ ये होगा क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है। तो ये 2 भी सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो डिजिट तो होते ही सिग्निफिकेंट है। तो ये 0 और ये बाकी के 2 0, तो टोटल यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। तो अकॉर्डिंग टू अस देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेट्स चेक द आंसर। सो हियर वी गो दैट देयर आर टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, लेट्स मूव ऑन एमसीक्यू नंबर 14। So the number 0.0000509 can be represented in scientific notation as, इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, बहुत आसान है। पॉइंट को मूव कर दो, कैसे 1 2 3 4 5, तो वैल्यू बनेगी 5.09 एक्सपोनेंट माइनस 5, क्योंकि हमने पॉइंट को इधर मूव किया 5 दफा तो पावर आ गई एक्सपोनेंट माइनस 5. So let's check is we have this kind of answer anywhere. This is a 5.0 exponent plus 5 गलत, 5.0 exponent plus 3 गलत, 5.0 exponent minus 3 गलत, 5.0 exponent minus 5 ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। लेट्स चेक दी आंसर। हियर वी गो, दैट ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। ये देख लें ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, एमसीक्यू नंबर 14 समझ में आ गया आपको। लेट्स मूव ऑन एमसीक्यू नंबर 15। कह रहे हैं इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल को इंसाइड विद जीरो ऑफ मेन स्केल देन जीरो एरर इज, अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड कर रहा हो, अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड कर रहा हो तो इसको हम कैसा एरर कहते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं, नेगेटिव जीरो एरर कहते हैं, जीरो एरर ही कहते हैं या 1 कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है जीरो एरर। अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड कर रहा है इसका मतलब है आपका वर्नियर कैलिपर कंप्लीटली एक्यूरेट है, कोई उसके अंदर मसला नहीं है, कोई सिस्टमैटिक एरर आपके पास नहीं आएगा। So 0 is the correct answer. Let's check the answer. Here we go, that B is the correct answer. Let's move on to MCQ number 16. When using a measuring cylinder, one precaution to take is to, जब भी हम मेजरिंग सिलेंडर यूज कर रहे होते हैं, मेजरिंग सिलेंडर आप समझ लो इस तरीके की ट्यूब समझ लो जिसके अंदर रीडिंग मार्क हुई हुई होती है, यहाँ पर ना रीडिंग्स लिखी हुई होती हैं। आप आई लेवल को यहाँ पर रख के इन रीडिंग्स को रीड कर रहे होते हैं कि भाई इधर वैल्यू क्या है, बिल्कुल आई लेवल के ऊपर रख के ना उसको मेजर किया जा रहा होता है। फ्लास्क भी यूजुअली लोग ऐसे मेजर करते हैं। केमिकल लैब में अगर आप गए हो, केमिस्ट्री लैब में, तो वहां पर फ्लास्क या बीकर के अंदर रीडिंग जो ले रहे होते हैं यूजुअली फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में तो रीडिंग नहीं होती, फ्लास्क की बात कर लेते हैं। फ्लास्क के ऊपर
जो हम रीडिंग ले रहे होते हैं वो बिल्कुल हम आई लेवल को अपनी रीडिंग लेवल पर बिल्कुल फिक्स्ड करके ले रहे होते हैं। अगर आप उसको नीचे से देख रहे हो, मतलब टेस्ट ट्यूब आपने ऊपर रखी हुई है और आप उसको देख नीचे से रहे हो, तो रीडिंग आपकी गलत आएगी। और तो क्यों, क्या प्रिकॉशन फॉलो किया जाता है जब हम मेजरिंग सिलेंडर यूज कर रहे होते हैं? चेक जीरो एरर। जीरो एरर नहीं होता मेजरिंग सिलेंडर में। ये वर्नियर स्केल, ये वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में होता है, तो ऑप्शन ए तो नहीं है। ऑप्शन बी, लुक बिलो मैनिकस। अभी ये मैनिकस क्या होता है? मैनिकस जो होता है ना, समझ लो जो एजेस होती हैं हमारे पास, अगर फ्लास्क के अंदर कोई लिक्विड है तो लिक्विड की जो एजेस होंगी वो सरफेस टेंशन की वजह से थोड़ी सी बैंड हो रखी होंगी। एजेस की जो लिक्विड, जो ट्यूब के अंदर लिक्विड पड़ा हुआ होगा, उस लिक्विड की जो एजेस होंगी ना साइड, वो थोड़ी सी पानी के अंदर सरफेस टेंशन की वजह से थोड़ी सी बैंड हुई भी होंगी। तो क्योंकि वो बैंड हुई भी होंगी तो उसको हम कहते हैं मैनिकस। तो कह रहे हैं लुक बिलो मैनिकस, नहीं, ये नहीं करने को कहा जाता, ये प्रिकॉशन नहीं है। रीड फ्रॉम मेनी डायरेक्शन नहीं, अगर अलग अलग डायरेक्शन से देखोगे रीडिंग अलग अलग आएगी। आई लेवल विद बॉटम ऑफ मैनिकस, हाँ ये बिल्कुल सही है। जहां मैनिकस का लेवल है, यानी जहां लिक्विड लेवल आपको नजर आ रहा है, अपना आई लेवल आप बिल्कुल वहीं रखेंगे, तब जो आप रीडिंग लेंगे वो रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट होगी, वो रीडिंग 100% बिल्कुल सही होगी। तो ये एक प्रिकॉशन है जिसको फॉलो करने को कहा जा रहा होता है। तो अकॉर्डिंग टू अस डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन एमसीक्यू नंबर 17। Two rod with length 12.341 centimeter and 10.3 centimeter are placed side by side. The difference in their length is, अच्छा ठीक है, दो रॉड थी, मान लो ये एक रॉड है और ये एक रॉड है। तो ये जो पहली वाली रॉड है इसकी लेंथ है 12.321, 12.321 और दूसरे वाली की लेंथ है 10.3। तो कह रहे हैं कि इनकी जो लेंथ के अंदर ये डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस, ये यहां से लेकर यहां तक का ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना ये बताओ। तो कुछ भी नहीं करना, इसमें से इसको माइनस करो तो डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। कैसे करोगे? 12.321 में से माइनस करना है 10 पॉइंट। अभी सब्ट्रैक्शन का रूल होता था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। 10.3, अभी कर लो जरा इसको माइनस। तो जब माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? देखिए यहां से करो, 1 में से कुछ भी माइनस नहीं हुआ तो यहाँ 1 एज इट इज आ गया। ये छोड़ दो, ये मैंने जो बनाया ये कुछ नहीं है, यहाँ 1 एज इट इज आ गया। ये लेट्स चेक, इधर होता है ना, टू में से कुछ भी माइनस नहीं हुआ तो 2 एज इट इज आ गया। 3 में से 3 माइनस हुआ तो 0 आ गया। जहां पॉइंट था वहां पॉइंट आ गया। 2 में से 0 माइनस किया तो 2 आ गया। 1 में से 1 माइनस किया तो 0। तो आंसर क्या है? 2.021. So 2.021 centimeter should be the correct answer. 2.021 should be the correct answer. Let's check. Here we go. 2.021 is the correct answer. ठीक है, चलें आगे। MCQ नंबर 18। तो MCQ नंबर 18 है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 25.01। देखो अगर पावर लगी हुई है, जैसे इसमें पावर लगी हुई होती है, तो आप बेस वैल्यूज के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हो कितनी है। तो यहाँ पर देखो ये 25 सिग्निफिकेंट है, 2 और 5 पॉइंट के बाद वाला 0 भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो किसी नंबर के बाद आया है, और ये 1 भी जो है ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये तो नॉन जीरो डिजिट है तो ये सिग्निफिकेंट हो गई। इस तरीके से चारों वैल्यूज सिग्निफिकेंट है। तो अकॉर्डिंग टू अस देयर आर 4 सिग्निफिकेंट वैल्यूज इन दिस फिगर। लेट्स चेक। हियर वी गो, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आवर आंसर इज कंप्लीटली करेक्ट। लेट्स मूव ऑन एमसीक्यू नंबर 19। The number 0.01 2 3 4 5 6 7 8 can be with scientific notation। अगर इसको scientific notation में लिखना है तो पॉइंट कितना मूव करना पड़ेगा? 1 और 2। तो ये होना चाहिए 1.2345678 एक्सपोनेंट -2। ये +2 है, ये +2 है, ये -2 है। x 1.2345678 एक्सपोनेंट -2। और ये देखो ये 12 पॉइंट है, 12 पॉइंट तो गलत होगा। 1.23456 एक्सपोनेंट -2। देखो ये जो जब भी एक्सपोनेंट की बात होती है ना साइंटिफिक नोटेशंस की, तो वो ऐसे होता है। ये m हमारी वो वाली वैल्यू होती है जो कि एक्चुअली में बेस में लिख रहे होते हैं, इनटू द 10 की पावर में कोई नंबर, कोई भी नंबर आएगा 10 की पावर में जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो ये जो m होता है ना, जो आप यहां लिखते हो, यहां पर जो आप लिखते हो, ये जो m होता है, ये m का रूल है। क्या रूल है? कि ये m 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 ही होना चाहिए, और छोटा होना चाहिए 10 से। ये m जो है या तो ये 1 या 1 से बड़ा हो सकता है, या ये 10 से छोटा हो सकता है। m जो है वो 1 या 1 से बड़ा हो सकता है, यानी जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है ना, ये पॉइंट से पहले वाली है तो 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, 3 4 5 6 7 8 9 तक हो सकती है, 10 भी नहीं हो सकती है। देखो ये रूल याद रखो कि जो बेस में आप लिखते हो ना किसी भी साइंटिफिक नोटेशन में, उसमें जो बेस आप लिखते हो वो कभी भी 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता इसको 20 पॉइंट आगे करके लिख दो, वो गलत है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट से पहले वाली वैल्यू या तो 1 हो या 9 तक हो, इससे बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। चलो जी, लेट्स मूव ऑन, लेट्स चेक द आंसर।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक्यूरेटली नोन डिजिट, एमसीक्यू नंबर 20, एक्यूरेटली नोन डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड, जो वेल नोन वैल्यूज होती हैं और जो डाउटफुल डिजिट होता है इसको हम कहते क्या है? तो ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर चलाती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर चलाती हैं, एस्टिमेटेड फिगर चलाती हैं, क्रॉस फिगर चलाती हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं जिनमें डाउटफुल डिजिट्स की बात की जा रही होती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो यहां हमने कर दिए ये 20 एमसीक्यूज हमारी स्मार्ट बुक के अंदर लिखे हुए थे। अब हम आगे चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ जो हमारी स्मार्ट बुक के अंदर चैलेंजर लेवल में लिखे हुए हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ चैलेंजर लेवल। So the question number 1 for the challenger level in our smart book is express the following quantities using prefixes. Prefixes को यूज करके इन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करें। जैसे 5000 ग्राम है, ये कितना है? 1 2 3 4 5 6, ये ऑलमोस्ट जो है वो 2 मिलियन वॉट है। और ये 15 10 पावर माइनस 10 मीटर है, 225 एक्सपोनेंट माइनस 8 मीटर है। इन सबको साइंटिफिक नोटेशन बोल रहा हूँ। एक सुटेबल प्रेफिक्स के साथ हमने लगाना है। जैसे 5000 ग्राम को यहाँ पर देखो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। 5000 ग्राम को अगर मुझे एक सुटेबल प्रेफिक्स यानी किलोग्राम के साथ शो करना है तो मैं कैसे करूँ? बाय जस्ट कैसे जाते हैं? ग्राम से किलोग्राम में कैसे जाते हैं? बाय डिवाइडिंग विद 1000। जब भी हमें ग्राम से किलोग्राम में जाना होता है किस तरीके से जाते हैं? बाय जस्ट सिंपली डिवाइडिंग विद 1000। तो हमने क्या किया? हमने 5000 ग्राम को डिवाइड किया 1000 से, इट बिकेम 5 किलोग्राम और ये हो गया एक सुटेबल प्रेफिक्स के अंदर कन्वर्ट। देख लो, ये समझ में आ रहा है क्या हुआ इसके अंदर? ये हो गया एक सुटेबल प्रेफिक्स के अंदर कन्वर्ट। सही। आईआईटी एमसीक्यू ऑप्शन 2 के ऊपर, पार्ट 2 के ऊपर, व्हिच इज 2 मिलियन वॉट। 2 मिलियन वॉट को पॉइंट सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके आते हैं। कैसे? पॉइंट सबसे आखिर में, यकीनन पॉइंट यही होगा। मूव कराओ 1 2 3 4 5 6, तो इट बिकेम 2 एक्सपोनेंट 6 वॉट। तो 2 एक्सपोनेंट 6 वॉट को कन्वर्ट करना है। अब एक्सपोनेंट 6 किसके में रिप्रेजेंट होता है? एक्सपोनेंट 6 अगर आपको याद हो तो एक्सपोनेंट 6 मेगा के में रिप्रेजेंट होता है। तो एक्सपोनेंट 6 की रिप्लेसमेंट हम मेगा कैसे कर देंगे? तो ये होगा 2 मेगावाट। ये देखें कैपिटल एम जो आया यहाँ पर, ये कैपिटल एम जो है, ये कैपिटल एम इज एक्चुअली फॉर मेगा। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर प्लस 6। 10 की पावर 6 प्लस 6 इज यूज्ड फॉर मेगा। 52 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। व्हाट डज इट मीन? अगर आप एक्सपोनेंट माइनस 10 में ये पॉइंट 2 के आगे है, अगर पॉइंट को एक दफा पीछे मूव कराते हैं तो क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट गए हैं, सॉरी राइट टू लेफ्ट गए हैं, जब आप राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो पावर में प्लस 1 होता है। जब आप पॉइंट की तरफ पीछे मूव कराएंगे तो ये जो माइनस 10 है इसके अंदर आपको प्लस 1 करना पड़ेगा। जब आप माइनस 10 में प्लस 1 करेंगे तो वैल्यू बिकेम 10 टू द पावर माइनस 9। द वैल्यू बिकेम 10 टू द पावर माइनस 9। तो यहां पर जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10 टू द पावर माइनस 9। सही। 10 टू द पावर माइनस 9 जो है उसको आप म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। म्यू बोल रहा हूं, सॉरी, नैनो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So nano is usually used for the 10 to the power minus 9। तो ये क्योंकि 10 to the power minus 9 आया, 10 to the power minus 9 के लिए हम यूज करते हैं नैनो का। तो ये देखो ये हो गया 5.2 नैनोमीटर। 10 to the power minus 9 नैनो की रिप्रेजेंटेशन होती है, तो ये हो गया 5.2 नैनोमीटर। ये भी सुटेबल प्रेफिक्स में कन्वर्ट हो गया। अच्छा मेरा 225 एक्सपोनेंट माइनस 8 मीटर, तो माइनस 8 तो किसी का नहीं होता। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि अगर हम इसको पॉइंट को दो दफा पीछे मूव कराएं, एक और ये 2, तो इट विल बिकेम 2.25। अब यहां प्लस 2 करना पड़ेगा। जब माइनस 8 प्लस 2 करोगे ये माइनस 6 हो जाएगा। माइनस 6 होता है माइक्रो, म्यू से रिप्रेजेंट होता है, जो मैंने पहले बोल दिया था। तो एक्सपोनेंट माइनस 6 माइक्रो होता है, म्यू से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सपोनेंट प्लस 6 मेगा होता है, तो यहां माइनस 6 के बजाय आ जाएगा ये म्यू। म्यू इज रिप्रेजेंटिंग हियर माइक्रो। म्यू किसकी रिप्रेजेंटेशन है? म्यू रिप्रेजेंटेशन है माइक्रो की। क्या बात समझ में आ रही? म्यू किसकी रिप्रेजेंटेशन है? माइक्रो की। तो ये सारे अपने, ये देखो, ये सबसे पहले 5000 ग्राम 5 किलोग्राम में कन्वर्ट हुआ। 2 मिलियन वॉट जो है 2 मेगावाट में कन्वर्ट हुआ। 52 10 पावर 9 5.2 नैनोमीटर में कन्वर्ट हुआ। और 225 माइनस 9 माइनस 8 2.25 नियोमीटर में कन्वर्ट हुआ। ये सुटेबल प्रेफिक्सेस हमने सब क्या लगा दिए। यूनिट कन्वर्जन हम क्लास में आपको सिखा भी चुके हैं, वरना एक लेक्चर भी अभी रिकॉर्ड करेंगे यूनिट कन्वर्जन के ऊपर। तो जिनको यूनिट कन्वर्जन नहीं आती वो उस लेक्चर से भी उसको कर सकते हैं। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? मैंने आपको अभी बताया कि देखो ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। 1168 एक्सपोनेंट माइनस 27 साइंटिफिक नोटेशन ही है। 32 एक्सपोनेंट 5 भी साइंटिफिक नोटेशन ही है। 725 भी साइंटिफिक नोटेशन में है। ये सब साइंटिफिक नोटेशन में। बट मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो यहाँ बेस वाली वैल्यू लिखी हुई होती है ना पीछे एमसीक्यू में, वो बेस वाली वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो सकती है। कहां तक? 9 तक हो सकती है। उससे ज्यादा, जैसे कि 1168 तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई ना, हम सिर्फ 9 तक लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पॉइंट को यहाँ पर हम 3 दफा पीछे मूव कराते हैं। जैसे ये है ना 1168, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 1.168
8, तो क्या होगा, कितना पॉइंट पीछे मूव कराया, 1 2 3, यहां उतना प्लस हो जाएगा, यहां प्लस कर दोगे 3, तो जब यहाँ +3 कर दोगे तो हो जाएगा माइनस का 24, ये हो जाएगा 1.168 इंटू 10 की पावर -24। ये देखो क्या मिल गया हमें वो आंसर, सही। फिर क्या है, इसमें भी पॉइंट को एक दफा पीछे मूव कराओगे, तो पीछे मूव कराओगे या पावर एक दफा बढ़ जाएगी, 32 एक्सपोनेंट 5 है ना, 3.2 एक्सपोनेंट 6 लिख दो, ये देखो सही हो गया। 725, इसमें पॉइंट को दो पीछे मूव कराओ, 725 प्लस 2 करो -3 हो जाएगा, ये देखो 7.25 एक्सपोनेंट -3, पॉइंट को 1 डेसिमल प्लेस तक ले जाओ बस, ये देखो कहां है पॉइंट, इधर मूव कराओ, 1 2, ये -2 हुआ, -8 ऑलरेडी था, -2 और कर दो, -8 -2 बिकेम -10, तो ये हो गया 2 एक्सपोनेंट -10। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लिखते ऐसे हैं, लिखा हुआ तो ऐसे भी होता है। स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो 1 जो बेस है वो 1 से बड़ी या 10 से छोटी यानी 9 तक हो सकती है, उसके अलावा वो उसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। टेक आउट द बेस यूनिट इन द फॉलोइंग। मेरे से बेस कौन कौन सा है, नहीं जूल तो बेस यूनिट नहीं है, न्यूटन बेस यूनिट नहीं है, किलोग्राम मास का बेस यूनिट है, हर्ट्ज बेस यूनिट नहीं है, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बेस यूनिट है, 2 हो गए, एम्पेयर करंट का बेस यूनिट है, मीटर लेंथ का बेस यूनिट है, केल्विन टेम्परेचर का बेस यूनिट है, कूलम इज नॉट अ बेस यूनिट, वॉट इज नॉट अ बेस यूनिट। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये किलोग्राम मोल एम्पेयर मीटर केल्विन ये सब जो है वो बेस यूनिट है, बाकी जूल बेस यूनिट नहीं है, कूलम बेस यूनिट नहीं है और वॉट भी बेस यूनिट इसमें से नहीं है। बेस यूनिट वो होते हैं जो बेस क्वांटिटीज के होते हैं, तो बेस क्वांटिटीज हमारे पास 7 ही है। कौन कौन सी है बेस क्वांटिटी, लेंथ मास टाइम करंट टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लाइट इंटेंसिटी, ये 7 हमारे पास बेस क्वांटिटीज है। एक्सप्लोरर लेवल के अंदर आपको ये सारी बातें करा कर लाए हैं, तो याद रखेंगे। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कहा जा रहा है कि ये जो स्पीड है इसका यूनिट तो मीटर पर सेकंड होता है, यानी ये बना हुआ किस किस से होता है, डिस्टेंस और टाइम से। तो हमें ये बताना है कि इसमें कौन कौन सी बेस क्वांटिटी इस्तेमाल होंगे, तो एक एक करके बात करते हैं। देखो चलो पहले स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप डिस्टेंस देखो तो डिस्टेंस होता है लेंथ के अंदर, और टाइम देखो तो टाइम तो खुद भी बेस क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस भी बेस क्वांटिटी है और टाइम भी बेस क्वांटिटी, दोनों ही क्या हुए बेस क्वांटिटी। क्योंकि दोनों बेस क्वांटिटीज है तो हम बोलेंगे यहाँ पर कितनी बेस क्वांटिटी इस्तेमाल होंगे, 2 स्पीड के अंदर, डिस्टेंस और टाइम। तो हमने बता दिया वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम बनता है लेंथ विड्थ और हाइट से, तीनों लेंथ में ही आते हैं, तो यहाँ पर कितनी बेस क्वांटिटी इस्तेमाल होंगे, एक लेंथ। फोर्स को देखें तो मास और एक्सेलरेशन, भाई मास तो बेस क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन बनता है वेलोसिटी और टाइम, और वेलोसिटी बनता है डिस्टेंस और टाइम। तो देखो वेलोसिटी में आया डिस्टेंस और टाइम, मास में आया मास इज बेस क्वांटिटी, तो एक बेस क्वांटिटी मास हो गई, दूसरी बेस क्वांटिटी डिस्टेंस हो गई, तीसरी बेस क्वांटिटी टाइम हो गई। तो यहाँ 3 बेस क्वांटिटी है, देखो लेंथ मास टाइम। अगर नहीं आई बात समझ में, देखो मास एक हो गया बेस क्वांटिटी, ये आ गया मास एक बेस क्वांटिटी। अब एक्सेलरेशन जो है वो होती है चलो मैं यूनिट से समझा रहा हूँ, जरा सा समझ में आएगा। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर क्या है, मीटर लेंथ है, एक और बेस क्वांटिटी। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, ये एक और बेस क्वांटिटी। तो तीनों आए ना, देखो मास तो था ही, एक्सेलरेशन में मीटर और टाइम और आ गए, तो 3 बेस क्वांटिटीज हो गई, मास लेंथ और टाइम। तो यही हम लिख रहे हैं, मास लेंथ टाइम 3 बेस क्वांटिटीज है इसमें। फिर वर्क, अच्छा भाई वर्क कैसे निकलता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी आप लोगों ने, या फोर्स इनटू डिस्टेंस, अभी आप लोगों ने वर्क नहीं पढ़ा है फिजिक्स में ना, अगर आप मेजरमेंट पढ़ रहे हैं तो अभी आपने वर्क तो नहीं पढ़ा। तो बस ये समझें कि वर्क जो निकाला जाता है वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस से निकाला जाता है। अभी मैंने आपको बताया फोर्स के अंदर कितनी बेस क्वांटिटी है, 3, मास लेंथ और टाइम, और डिस्टेंस भी एक लेंथ के अंदर ही आ जा रहा है। तो लेंथ को 2 दफा नहीं लिखना भाई, बता दिया लेंथ आ रहा है इसका, तो इसमें भी तीनों ही आ रहे हैं, मास लेंथ और टाइम। भाई लेंथ 2 दफा आए, लिखेंगे तो एक ही दफा ना, एक फोर्स के अंदर भी लेंथ आया और एक जो है वो टाइम इसके अंदर डिस्टेंस के अंदर भी लेंथ आया। तो लिखते 2 दफा नहीं है, लिखते एक ही दफा है। तो ये बताना है कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, कितनी दफा हो रहे हैं, ये थोड़ी बताना। तो हमने कहा लेंथ इस्तेमाल हो रहा है, मास इस्तेमाल हो रहा है और टाइम इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हमने बताया कि स्पीड के अंदर 2 बेस क्वांटिटीज है, वॉल्यूम में 1 है, फोर्स में 3 है और वर्क में भी 3 है। अ वेरी इजी क्वेश्चन, होपफुली ये आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या हुआ है। एमसीक्यू नंबर 5 के ऊपर चलता है। एमसीक्यू नंबर 5 क्या है, इन व्हाट यूनिट विल यू एक्सप्रेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स हमारी स्मार्ट बुक के अंदर लिखी हुई आपको मिल जाती है। अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो हमारी स्मार्ट बुक के अंदर आपको जो है वो ये सारी चीजें मिलती हैं। यहाँ पर ये हमारी स्मार्ट बुक है, तो ये चैलेंजर लेवल के अंदर आपके पास ये सारी चीज चैलेंजर लेवल के ऊपर। तो मैंने आपको अपनी स्मार्ट बुक दिखाई, स्मार्ट बुक के अंदर क्वेश्चन मौजूद होते हैं और एक्चुअली में हम ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ये हम अपनी स्मार्ट बुक के थ्रू ही सॉल्व कर रहे होते हैं। चलिए जी आइए, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। इन व्हाट यूनिट विल यू एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। किस यूनिट के अंदर आप एक्सप्रेस करेंगे इन सारी क्वांटिटीज को जिनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है।
जैसे कि थिकनेस ऑफ अ 5 रुपीज कॉइन, एक 5 रुपए का जो सिक्का होता है उसकी जो थिकनेस होगी वो किस यूनिट के अंदर मेजर की जाएगी। तो उसको हम सेंटीमीटर में तो नहीं कर सकते, सेंटीमीटर तो में थोड़ा बड़ा यूनिट है, तो मीटर में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मीटर तो और भी बड़ा यूनिट है। तो मोस्ट सुइटेबल यूनिट फॉर द थिकनेस ऑफ अ 5 रुपीज कॉइन इज मिलीमीटर। मिलीमीटर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो इतनी छोटी मेजरमेंट के लिए मिलीमीटर बिल्कुल सही रहता है। तो थिकनेस ऑफ अ 5 रुपीज कॉइन इज मेजर्ड इन मिलीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट बी, लेंथ ऑफ अ बुक, बुक की लेंथ होगी। अब बुक की लेंथ अगर हम मीटर में मेजर करेंगे तो बुक की लेंथ तो बहुत ज्यादा होती है, तो उसको मीटर में तो मेजर नहीं कर सकते, उसको हम मेजर करेंगे मिलीमीटर में करेंगे, तो मिलीमीटर तो बहुत छोटा होता है। तो मैं ये कह रहा था कि मीटर तो बहुत बड़ा होता है, तो बुक की लेंथ को मीटर में मेजर नहीं कर सकते। मिलीमीटर बहुत छोटा होता है तो उसमें भी नहीं कर सकते। तो सेंटीमीटर एक स्पेसिफिक ऐसा यूनिट है, आपका जो स्केल होता है जो यूजुअली आप मार्जिन वगैरह खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सेंटीमीटर की रीडिंग्स होती हैं उसके ऊपर। तो अगर आप उससे एक बुक की लेंथ मेजर करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। तो एक बुक की लेंथ सेंटीमीटर से आसानी से मेजर हो जाती है। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, दो शहरों के बीच का डिस्टेंस, अभी कराची और हैदराबाद के बीच का अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हम मिलीमीटर में तो ऑब्वियस नहीं करेंगे, सेंटीमीटर में भी नहीं करेंगे, वो करेंगे हम किलोमीटर्स के अंदर, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सिमिलरली मास ऑफ अ 5 रुपीज कॉइन, अगर 5 रुपए का सिक्का है उसका मास मेजर कर रहे हैं तो वो किस में करेंगे, वो किलोग्राम में तो नहीं कर सकते, एक सिक्का 1 किलो का थोड़ी होगा, सिक्का होगा चंद ग्राम का, तो उसका मेजर करेंगे ग्राम के अंदर, जैसे कि यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर कि हम इसको मेजर कर रहे हैं किसमें, ग्राम के अंदर। उसके बाद पांचवा, मास ऑफ योर स्कूल बैग, स्कूल बैग का मास कैसे मेजर होगा भाई, हम स्कूल बुक बैग के अंदर बुक्स हैं, रजिस्टर्स हैं, स्टेशनरी है, तो उसका मास को चंद किलो तक जा सकता है, 1-1.5 किलो 2 किलो तक जा सकता है, तो इसलिए हम उसको किलोग्राम में मेजर करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ क्लास पीरियड, अब स्कूल में जो आपकी क्लास होती है, एक क्लास की ड्यूरेशन कितनी रहती है, 40 मिनट 45 मिनट, ऐसे ही बोलते हैं ना, 50 मिनट का पीरियड है, 45 मिनट का पीरियड है, तो एक क्लास की ड्यूरेशन कैसे मेजर करते हैं हम, मिनट्स के अंदर। वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन अ टैंक ऑफ अ कार, पेट्रोल जो हम फिल करवाते हैं अपने व्हीकल्स के अंदर वो हम किस यूनिट के अंदर कराते हैं, क्या वो हम किलो में कराते हैं, नहीं भाई, हम पेट्रोल पंप पे जाके थोड़ी बोलते हैं इतना किलो पेट्रोल डाल दो, क्या कहते हैं इतने लीटर पेट्रोल डाल दो। तो लीटर एक्चुअली में वो यूनिट है जो कि किसी भी लिक्विड के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो पेट्रोल भी लिक्विड है तो उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही टाइम टू बॉयल 1 लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर अगर दूध है तो उसको उबलने में कितना टाइम लगेगा, ये हम आवर्स में मेजर करेंगे, मिनट्स में या सेकंड्स में, तो यकीनन ये मेजर करेंगे किसके अंदर, मिनट्स के अंदर। एक दूध को उबलने में कितना टाइम लगेगा, ये आसानी से हम मिनट्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपसे पूछ ही रहे थे कि ये जो सारी क्वांटिटी है किन यूनिट के अंदर मेजर होती है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये सारी इन यूनिट्स के अंदर मेजर हो रहे होते हैं। होपफुली आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गिव 3 एग्जांपल ऑफ ड्राइव्ड यूनिट इन एसआई यूनिट, हाउ दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट। ओके, 3 ड्राइव्ड यूनिट की एग्जांपल्स देनी है, और वो जो 3 ड्राइव्ड यूनिट्स हैं उनकी एग्जांपल हमने बेस यूनिट्स के थ्रू देनी है, और ये भी बताना है कि ये उन बेस यूनिट से बना कैसे है। ठीक है जी, चलें, जैसे पहले बात हो रही है फोर्स की, तो चले मैं आपको फोर्स बना के दिखाता हूं। देखें, फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला है, क्या पूछा जा रहा है ये आपको इसके सॉल्यूशन में समझ में आएगा, यहां बता आप देखते रहे। फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला है ma। अब मैं इसके यूनिट्स लिखना शुरू करूं तो मैं कहता हूं कि मास का यूनिट जो होता है वो हम लिखते हैं केजी, मास का यूनिट हम लिखते हैं केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा ही है, एक्सेलरेशन का यूनिट हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फोर्स का यूनिट हम लिखते हैं केजी। तो ये जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, कभी भी हम फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो लिखते नहीं है, हम क्या लिखते हैं, इस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को लिखते हैं हम बराबर किसके बराबर लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं, क्या हो गया, इसको हम लिखते हैं 1 न्यूटन के बराबर, इसके बराबर लिख रहे होते हैं 1 न्यूटन के बराबर हम इसको लिख रहे होते हैं। ठीक, चलें जी, टाइम नहीं चल रहा था हमारा 12। तो हमारे पास जो फोर्स होती है उसका यूजुअली यूनिट हम क्या लिख रहे होते हैं, न्यूटन, जबकि वो बराबर किसके होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो वजह क्या है, वजह यह है कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये तो बेस यूनिट्स है भाई, मास का यूनिट केजी, मीटर यूनिट है लेंथ का, सेकेंड यूनिट है टाइम का, तो ये सब तो बेस यूनिट है, इनसे मिलकर बना है न्यूटन, तो ये ड्राइव्ड यूनिट है, इनसे मिलकर बना है न्यूटन, तो ये कैसा है, ड्राइव्ड यूनिट, और ये बाकी सारे कैसे थे हमारे बेस यूनिट, ऐसा ही है, बाकी सारे थे बेस यूनिट और ये है हमारा ड्राइव्ड यूनिट। सही, इसी तरीके से नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, पहले तो हमने न्यूटन की बात कर ली, आओ जी नेक्स्ट वाले को देखें। तो अगला है जूल, भाई जूल्स किससे मिलकर बना है, तो अगर मैं बात करूं जूल्स यूनिट ऑफ एनर्जी का,
और यहां पर हम कह रहे हैं कि ये जो वर्क है ये भी एक तरीके की एनर्जी ही होती है। हमने पढ़ रखा है फिजिक्स के अंदर, अभी आपने नहीं पढ़ा, लेकिन या आप अगर इसको बाद में देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो आप समझते होंगे कि वर्क जो है वो एक तरीके की एनर्जी ही है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी पीछे हमने जो है वो फोर्स का बनाया, क्या फोर्स का हमने यूनिट बनाया कैसे, फोर्स का हमने यूनिट बनाया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अभी हमने वर्क का फोर्स का यूनिट बनाया। और डिस्टेंस का अगर मैं यूनिट लिखूं तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस का यूनिट होगा मीटर, सही। इसका यूनिट क्या होगा डिस्टेंस का, मीटर। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से बनेगा क्या, मल्टीप्लाई करने से बनेगा केजी, ये देखो मीटर इंटू मीटर करोगे तो कितना होगा, मीटर इंटू मीटर बिकेम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर बिकेम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। लेकिन इस केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर को हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो सॉरी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर तो नहीं लिखते हैं एनर्जी का यूनिट, क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है ये बराबर होता है 1 जूल्स के। ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है किसके, 1 जूल्स के। तो देखो यहां पर भी हम यही कह रहे हैं कि ये वाला पार्ट देखो कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बराबर है किसके, 1 जूल के। तो किन किन से बना, जूल, किलोग्राम से बना, मीटर से बना और सेकंड से बना। तो ये तीनों बेस क्वांटिटीज थी, इनसे हमारा क्या बना है, इनसे हमारा यूनिट वर्क का बना, यानी जो हमारा वर्क है वो 3 बेस क्वांटिटीज से मिलकर बना। कौन कौन सी 3 बेस क्वांटिटीज, लेंथ हो गया यानी ये मीटर के लिए लेंथ आ गया, मास हो गया जिसके लिए केजी आ गया, और टाइम हो गया जिसके लिए सेकंड आ गया। तो इससे मिलकर हमारा बन रहा है जूल्स, सही। तो पता चल गया ये 3 बेस क्वांटिटी से मिलकर बना है। इसी तरीके से हम बात करते हैं पावर की, ठीक है जी। अब पावर की बात करें तो पावर किसके बराबर होता है, ये देखो, ये जरा याद रखना थोड़ी देर के लिए कि ये जो हमने ये बनाया ये वाला पार्ट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसका यूनिट है, ये वर्क का यूनिट है। किसका यूनिट है, वर्क का यूनिट है। तो अगर मैं इसको यहां से इरेज करूं तो मैं अब पावर का यूनिट बनाने जाऊं तो मैंने बोला पावर जो है वो बराबर है वर्क डन अपॉन टाइम के। पावर किसके बराबर है, वर्क डन अपॉन टाइम के। तो इससे मैं ये बोलूं कि पावर में वर्क का जो मैंने यूनिट बनाया वो मैंने बनाया केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया वर्क का यूनिट, ऊपर वाले वर्क का यूनिट ये आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन टाइम का यूनिट एक और सेकेंड आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि केजी मीटर स्क्वायर अपॉन ये सेकंड स्क्वायर और ये सेकंड मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा सेकंड का क्यूब। क्या बनेगा, ये सेकंड का क्यूब। तो ये केजी, ये जो मैंने ये वाला यूनिट बनाया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ये यूनिट बना है पावर का। तो इसके अंदर भी आप देखें तो इसके अंदर केजी है यानी कि मास है, मीटर है यानी कि लेंथ है, सेकंड है यानी कि टाइम है। तो इन तीनों से मिलकर बनी पावर। तो यहां पर भी देखो केजी मीटर स्क्वायर और ये एस की पावर -3 लिखो या एस को यहां डिवाइड में करके लिखो, बात एक ही होती है। तो ये हमने बनाया पावर इन 3 बेस यूनिट से। इसी तरीके से जूल्स भी हमने इन 3 से बनाया और फोर्स भी हमने इन 3 से बनाया। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा ये ड्राइव्ड यूनिट बेस यूनिट से बनता कैसे। अब हमने इसको केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब को वॉट बोल दिया, पावर का यूनिट वॉट लिखा जाता है ना, ये थोड़ी लिखा जाता है, वॉट लिखा जाता है। ऐसे ही हमने केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर को जूल्स बोल दिया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने न्यूटन बोल दिया। तो ये सब ड्राइव्ड यूनिट इन बेस यूनिट से ही मिलकर बनते हैं। ग्रेट, आइए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। अच्छा, प्रिसिशन और एक्यूरेसी को मैं आपको ऐसे समझाऊं कि देखिए माने कि ये एक कोई हमने कैलकुलेशन करी या कोई हमने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट की एक ट्रू वैल्यू थी। जो सेंटर में मैंने एक सर्कल बनाया, ये वाला सर्कल, ये वो उस ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मतलब कि ये ट्रू वैल्यू ये है कि जब ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आए तो वो ये ट्रू वैल्यू आनी चाहिए, सही। अब हमने जो कैलकुलेशंस की उसका जो आंसर आया वो यहां आया, कहीं इस ट्रू वैल्यू के बहुत करीब करीब। जो आंसर आया वो कहां आया, वो कहीं यहां आया, इस ट्रू वैल्यू के बहुत करीब करीब। तो इसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। क्या है एक्यूरेसी, कि जब आप किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें और जो उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आए वो आपके ट्रू वैल्यू के बहुत करीब करीब आए, तो इसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। जरा यहां पढ़े, एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड value to the true or accepted value. Accuracy is the closeness of a measured value to the true value. Accuracy क्या है कि आपकी measured value true value के कितना करीब करीब है।
एक्यूरेसी इंडिकेट हाउ करेक्ट इज द मेजरमेंट। एक्यूरेसी एक्चुअली मतलब ये कि आपकी मेजरमेंट कितना सही है। एक्यूरेसी मेनली डिपेंड ऑन सिस्टमैटिक एरर। एक्यूरेसी खराब होने की यूजुअल जो रीजंस होते हैं वो सिस्टमैटिक एरर होता है कि आप जो मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपैरेटस इस्तेमाल कर रहे हैं वो खराब है। और मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। पहले समझते हैं प्रिसाइज क्या है। इसी एग्जांपल पर दोबारा वापस आए कि किसी एक्सपेरिमेंट को किया, उसकी ट्रू वैल्यू ये थी और उसकी जो हमने एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली वो तो यहाँ बहुत करीब करेगा भाई, तो हमने बोलेंगे ये तो एक्यूरेट वैल्यू है, एक्यूरेसी मिल गई। बट 4 दफा उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया, तो 4 दफा उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करने पर जो वैल्यूज आई 4 वो ऐसे आए, ट्रू वैल्यू से बहुत दूर, ट्रू वैल्यू से बहुत दूर, ट्रू वैल्यू से तो बहुत दूर लेकिन आपस में बहुत करीब। इन चारों वैल्यूज को अगर आप देखें तो ये चारों वैल्यूज आपस में तो बहुत करीब है। ये चारों उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट होंगे। समझ लो 1.21, 1.20, 1.201 और 1.19, तो हम बोलेंगे तो सब 1.2 के बहुत करीब करीब है। लेकिन मान लो एक्यूरेट जो एग्जैक्ट रिजल्ट था वो 2 था, तो ये एक्यूरेसी तो नहीं मिली, ट्रू वैल्यू के करीब तो आंसर आया ही नहीं। आपस में तो वैल्यू बहुत करीब करीब है बट ट्रू वैल्यू से तो बहुत दूर है। इसको हम कहते हैं प्रिसीशन। प्रिसीशन क्या है कि जो एक्सपेरिमेंटल के रिजल्ट्स निकल कर आए वो आपस में तो बहुत करीब करीब है बट ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं प्रिसीशन। तो देखिए प्रिसीशन या क्या है, प्रिसीशन है इज अ क्लोजनेस ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट के जो मेजरमेंट्स हमने ली हैं वो आपस में एक दूसरे से कितना क्लोज है, इसको हम कहते हैं प्रिसीशन। इट इंडिकेट हाउ कंसिस्टेंटली मेजरमेंट आर। इससे पता चलता है कि मेजरमेंट्स कितनी कंसिस्टेंट है। इसकी यूजुअल रीजन, प्रिसीशन का यूजुअल रीजन की प्रिसाइज वैल्यूज तो मिल रही है बट एक्यूरेट नहीं मिल रहे। इसकी यूजुअल रीजन रैंडम एरर होते हैं, जबकि एक्यूरेसी के जो एरर्स की रीजन होता है वो यूजुअल सिस्टमैटिक एरर होते हैं, जबकि प्रिसीशन के जो यूजुअली एरर्स आ रहे होते हैं वो रैंडम एरर्स की वजह से आए होते हैं। एक बार याद रखें, अगर वैल्यू एक्यूरेट है तो वो प्रिसाइज नहीं हो सकती, और अगर वैल्यू प्रिसाइज है तो वो एक्यूरेट नहीं हो सकती। क्या बोला मैंने, अगर वैल्यू एक्यूरेट है तो प्रिसाइज नहीं होगी और प्रिसाइज है तो एक्यूरेट नहीं होगी। जरा चौथा पॉइंट पढ़े। A measurement can be accurate but not precise। एक मेजरमेंट एक्यूरेट हो सकती है तो प्रिसाइज नहीं होगी। A measurement can be precise but not accurate। एक मेजरमेंट अगर प्रिसाइज है तो फिर वो एक्यूरेट नहीं है। सही। क्या आपको समझ में आया है व्हाट इज मीन बाय एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन? होपफुली समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सबट्रैक्शन स्टेट योर आंसर साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, दो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आपको वैल्यूज दी गई हैं। ये देखें, दो वैल्यूज आपको दी गई हैं साइंटिफिक नोटेशन में और आपको बोला जा रहा है इनको क्या करो, ऐड करो और आंसर को भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। ठीक है, तो जब भी साइंटिफिक वैल्यू, साइंटिफिक नोटेशन में आपको वैल्यूज को ऐड या सबट्रैक्ट करने को दिया जाए, ऐड या सबट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, जब ऐड या सबट्रैक्ट करने को दिया जाए तो सबसे आसान तरीका होता है कि दोनों वैल्यूज में जो एक्सपोनेंट लगा हुआ है आप कुछ करके उन एक्सपोनेंट्स को सेम कर लें, इससे बहुत आसान हो जाता है। जैसे अगर आप इसमें देखें पहले वाली वैल्यू में तो यह है 4 × 10⁻⁻4 और दूसरी वाली को देखें तो यह है 3 × 10⁻⁻5। एक की पावर है -4, एक की पावर है -5। अगर कुछ करके मैं दोनों की पावर सेम कर लूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 4 को 40 लिख के 10 की पावर -4 के बजाय -5 लिख लूं, ऐसा मैं कर सकता हूं। साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्जन आप जानते हैं। 4 मतलब अभी पॉइंट का है, 4 के आगे पॉइंट को एक दफा और आगे बढ़ाऊं और -4 में -1 करके -5 कर दूं, तो ये हो जाएगा 40 एक्सपोनेंट -5। तो यहां देखिए मैंने यही किया है, इस 4 एक्सपोनेंट -4 को, ये 4 एक्सपोनेंट -4 था, इसको मैंने कर दिया 40 एक्सपोनेंट -5। पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे ना, अभी पॉइंट कहां होगा, यहां पर। पॉइंट को एक, अभी पॉइंट यहां पर है, पॉइंट को यहां से एक दफा आगे बढ़ा देंगे आप इस तरीके से, तो वो हो जाएगा 40 एक्सपोनेंट -5। तो देखो अब ये दोनों सेम हो गए, ये हो गया 40 एक्सपोनेंट -5 और ये 3 एक्सपोनेंट -5 तो था ही, तो इनको देखो तो इनके एक्सपोनेंट सेम है। देख रहे हो इनको, इनके एक्सपोनेंट 10 की पावर -5 और इसका भी 10 की पावर -5, वैल्यूज अलग अलग है। तो अब ऐड कैसे करें? देखो मानो कि अगर इन दोनों वैल्यूज के पास 10 की पावर -5 है, दिख भी रहा है, अगर इन दोनों वैल्यूज में से मैं 10 की पावर -5 को कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बचेगा? देखो दोनों के पास से 10 की पावर -5 कॉमन ली तो अंदर बचेगा 40, क्योंकि 10 की पावर -5 यहां से गई, ये वाला 40 बचेगा, प्लस यहां से 10 की पावर -5 भी कॉमन में चलेगा, यहां से 3 बचेगा। तो अब जरा इन दोनों को ऐड करो तो फिर बिकेम 40 + 3 बिकेम 43 और साथ में कौन है? मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। ये आ गया इसके एडिशन का आंसर। आई बात समझ में? ये आ गया इसके एडिशन का आंसर। लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन जो आंसर बनी है ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो बेस वैल्यू होती है साइंटिफिक नोटेशन में, ये या तो 1 हो या 10 से छोटी यानी 9 तक हो। तो ये तो 43 है, तो क्या करते हैं, पॉइंट को एक दफा यहां मूव करा देते हैं और ये -5 में +1 कर देते हैं, तो इससे वैल्यू बन जाएगी 4.3 इंटू, जब -5 में +1 कराओगे तो ये हो जाएगा -4। तो जो आंसर आया
वो आया कितना 4.3 एक्सपोनेंट माइनस 4, ये देख लें आप, ये लिखा हुआ आंसर 4.3 एक्सपोनेंट माइनस 4। क्या बात समझ में आई है क्या हुआ इसमें, कैसे ऐड किया? सिर्फ पावर को सेम करो, उसको कॉमन लो और कॉमन के बाद जो वैल्यू बचे उन्हें ऐड करो। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? आगे भी चलें और जी इसके बी पार्ट पे चलते हैं। तो इसका बी पार्ट क्या है? 5.4 एक्सपोनेंट माइनस 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा फिर हम क्या करेंगे, हम बेस सेम करें, पावर सेम करेंगे। देखो इसकी पावर कितनी है 10 की पावर माइनस 6, इसकी पावर कितनी है 10 की पावर माइनस 5। तो अगर मैं एक काम करूं कि पॉइंट को, ये 3.2 है ना, पॉइंट को अगर यहां से एक आगे बढ़ाऊं तो ये हो जाएगा 32, और क्योंकि मैं लेफ्ट से राइट गया हूं तो यहां पर -1 हो जाएगा। जब -1 हो जाएगा तो ये -5 -6 यानी ये लिखा जाएगा 32 एक्सपोनेंट माइनस 6। क्या लिखा जाएगा? 32 एक्सपोनेंट माइनस 6। तो 3.2 में पॉइंट को एक दफा आगे बढ़ाकर हमने इसको कर दिया 32 एक्सपोनेंट माइनस 6। अब देखो ये वाली वैल्यू जो थी 5.4 एक्सपोनेंट माइनस 6 और ये 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 6, इनको देखो 5.4 एक्सपोनेंट माइनस 6 और 32 एक्सपोनेंट माइनस 6। अगर इसमें से मैं 10 की पावर माइनस 6 कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बचता है? अंदर बचता है 54 बोल रहा हूं, 5.4 माइनस 32, यही बचता है। अब आप 54 में से 32 माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा माइनस का 26.6, यही मिलेगा। इसको आप ऐसे लिख लेंगे, माइनस का 26.6 एक्सपोनेंट माइनस 6। और फिर आप क्या कर सकते हैं, देखो अभी ये 26 है तो गलत है, यहां पर होना चाहिए 1 या 9 तक की वैल्यू। तो पॉइंट को एक दफा पीछे मूव कराओ, इसको कर दो 2.66 और यहां +1 कर दो। तो जब यहां +1 करोगे तो ये -6 हो जाएगा, कितना? -5। -6 से +1 करोगे -5 हो जाएगा ना। तो करेक्ट आंसर क्या है? माइनस का 2.66 एक्सपोनेंट माइनस 5। ये देखो माइनस का 2.66 एक्सपोनेंट माइनस 5। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी कि यहां पर क्या हुआ है, सब्ट्रैक्शन है वही किया है जो एडिशन में किया था। चले जी आगे चले। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, जो बेसिस लिखी है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और जो पावर लिखी है उनको आपस में ऐड कर दो, इतना आसान। देखो यह बेसिस क्या है 5 और 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 15, 5 3 जा 15, और जो पावर है उनको आपस में ऐड कर दो तो 4 + -2, ये देखो 4 + -2 बिकेम 10 की पावर 2, तो उसको यहां लिख दो 10 की पावर 2। देखो कितना आसान है, बस कुछ भी नहीं करना। जो बेसिस हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये 5 3 जा 15 और जो पावर है उनको आपस में ऐड करो। ये देखो कैसे 10 की पावर 4 + -2 बिकेम 10 की पावर 2। अभी ये क्योंकि गलत है, साइंटिफिक नोटेशन का स्टैंडर्ड नहीं है, तो पॉइंट को यहां मूव कराओ। जब पॉइंट को इस तरफ मूव कराओगे तो पावर जो है वो 1 बढ़ जाएगी। अभी पावर 2 लिखी हुई थी, तुम फिर पावर 3 लिख दोगे, 1.5 एक्सपोनेंट 3। ये देखो ये आ गया आंसर, ये हुआ। यहां पर भी हम ये कह रहे हैं कि भाई इनको मल्टीप्लाई करके 15 लिख दो, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी पावर्स को ऐड कर देना, एक साथ लिख देना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ऐसे लिखिए। हियर वी गेट आंसर, ग्रेट। आए जी इसके अगले बात पे, डिवाइड बहुत आसान है। बेस को बेस से डिवाइड कर दो, पावर को आपस में डिवाइड कर दो। कैसे? 6/3 करोगे कितना होगा? ये देखो 6/3 किया, कितना हुआ 2। 10 की पावर 8 को 10 की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो इस 4 को ऊपर लेकर जाके ऐसे ही करोगे ना, ये 4 जाएगा ऊपर, तो ऊपर पावर ऑलरेडी क्या है 8, इसमें से माइनस करोगे 4 तो बचेगा क्या 10 की पावर 4, तो ये बच गया 10 की पावर 4 और डिवाइड करके आता है 2, तो 2 एक्सपोनेंट 4। अभी 2 पे पॉइंट को मूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 तो ऑलरेडी बिटवीन 1 एंड 10 है, तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ये हमारे पास डिवीजन का भी आंसर निकल कर आ गया। बेटा थक तो नहीं गए? समझ में आ रहा है? मुझे पता है लेक्चर बड़ा हो गया है, लेकिन पढ़ना जरूर है अच्छे से बहुत। तो बात समझ में आ रही है? देखो हमारी भी बहुत सारी मेहनत लग रही है, तुम्हारी भी लग रही है, अच्छे से रिजल्ट लेकर आएंगे। बात समझ में आ गई? चलें आगे, ग्रेट। आए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोबारा, ये क्वेश्चन नंबर 10 होगा, 9 तो पहले कर चुके हैं। राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्स। एक्चुअली इस सवाल में थोड़ी प्रॉब्लम है, ये होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में यूनिट लिखना है। जैसे ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर तो स्टैंडर्ड यूनिट है ही नहीं, मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट्स में आंसर लिखना है, मैं इसको दोबारा करेक्ट कर दूं आपको। सेंटीमीटर तो स्टैंडर्ड है ही नहीं, मीटर स्टैंडर्ड है। चलो पहले इस वाले की बात करते हैं, इसको सेंटीमीटर से मीटर में लाना है। तो बेटा याद रखो जब भी सेंटीमीटर से मीटर में लेकर आते हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं वैल्यू को 100 के साथ। ये देखो हमने क्या किया, ये जो 5.4 ये जो वैल्यू थी 5.0 एक्सपोनेंट 4 जो था 5.0 एक्सपोनेंट 4, इसको डिवाइड किया 100 से।
ये देख ले 5.0 एक्सपोनेंट 4 को डिवाइड किया किससे 100 से, तो 100 क्या है 10 की पावर 2, वही होगा कि ये समझ लो ये 10 की पावर 4 ऊपर 10 की पावर 4 है और नीचे जो 100 है वो क्या है 10 की पावर 2, तो इससे इसको काट दो कितना बचेगा 10 की पावर 2, तो यहां हमने क्या लिख दिया सिर्फ 5.0 इंटू 10 की पावर 2 और पॉइंट, बस इसको ये साइंटिफिक नोटेशन में था, ऑर्डिनरी नोटेशन में है, यहां तक भी छोड़ देते तो सही था, पॉइंट दो दफा आगे बढ़ा दिया, 500 मीटर इज द आंसर। ये देखो 500 मीटर क्या आ गया, 500 मीटर निकल कर आ गया हमारे पास आंसर। आई बात समझ में क्या हुआ है? जब भी सेंटीमीटर से मीटर में लेके आता है 100 से डिवाइड करता है। अभी यूनिट कन्वर्जन का भी एक लेक्चर देंगे तुम्हें, उसमें अच्छे से समझना ही बातें हो। अभी तो ये सॉल्यूशन चल रहा है ना। चले जी आओ, 580 एक्सपोनेंट 2 ग्राम, भाई ग्राम है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है किलोग्राम, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है किलोग्राम, तो किलोग्राम में कैसे लेकर जाएं इसको, भाई बड़ा आसान है, जैसे सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड किया, वैसे ग्राम से किलोग्राम में लेकर जाने के लिए 1000 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो 1000 से। अब ये देखो 2 था ना, इन्होंने 2 जीरो और आगे लगा दिए, भाई ये 1 जीरो ऑलरेडी था 10 की पावर 2 की वजह से, ये 2 जीरो और लगा दिए, ठीक है। और ग्राम से किलोग्राम में लेकर जाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, क्या बचेगा 58 किलोग्राम, 58 किलोग्राम इज द करेक्ट आंसर। बस ये रेफरेंस लिखा हुआ है 1000 ग्राम का मतलब 1 किलोग्राम, आसान था ये। चलो जी आगे चलो। अब ये इतने सेकंड लिखा हुआ है 45 एक्सपोनेंट माइनस 4 सेकंड, अब ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड यूनिट में है तो इसके साथ एक सुटेबल प्रीफिक्स लगाना है हमने। अभी देखो -4 तो किसी का प्रीफिक्स नहीं होता, या तो तुम इसको -3 कर देना तो मिली सेकंड लगा दो, या -6 कर दो तो माइक्रो सेकंड लगा देना। मैं इसको -3 कर देता हूं, कैसे, ये 45 एक्सपोनेंट माइनस 4 है ना, एक काम करते हैं पॉइंट यहां पर है, पॉइंट को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं, हो जाएगा 4.5, और 4.5 करने से क्या होगा इधर +1 हो जाएगा, जब आप -4 में +1 करेंगे इट विल बिकम -3। देखिए क्या होगा 4.5 एक्सपोनेंट -3 क्या होगा, वो देखो पॉइंट एक दफा आगे बढ़ाया, ये -4 + 1 4.5 एक्सपोनेंट -3 हो गया। -3 का मतलब होता है मिली, -4 के बजाय हमने क्या लिख दिया, -3 के बजाय हमने क्या लिख दिया, ये देखो यहाँ -3 था, इसके बजाय यहाँ क्या आ गया मिली, क्योंकि मिली की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -3, तो मिली की वैल्यू बेटा 10 की पावर -3, तो आंसर आ गया 4.5 मिली सेकेंड। बात समझ में आ रही है क्या? चलें आगे, कलरिंग हो गई, चलो आगे चलें। बहुत आसान सवाल, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, बेटा खुद पता तो रट गया होगा। अब तो तुम्हें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये दो तो सिग्निफिकेंट नहीं होने वाले, ये 0 1 और 2 के बीच में है तो ये सिग्निफिकेंट है, ये 2 3 के बीच में तो ये सिग्निफिकेंट है, ये ट्रेलिंग है क्योंकि डेसिमल के बाद आया है इसलिए भी सिग्निफिकेंट है। हो ऐसा ही है, तो ये भी क्या है सिग्निफिकेंट। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 6 बेटा, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पर टोटल। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आंसर आया देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.01 पता नहीं क्या है 02030, ठीक है जी। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 6। अब ये रूल लिखा हुआ है कि लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। रट गया होगा अब तक, तो रट लो इन बातों को। चलो आओ आगे, क्वेश्चन नंबर 13 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैलेंजर लेवल। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट क्या होता है बेटा, यहाँ क्वांटिटी लिखी हुई है, यहाँ यूनिट लिखे हुए है, मैच करना है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट होता है कैंडेला, तो हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को किससे जोड़ दिया कैंडेला से। टेम्परेचर का यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड जो इसमें हम फिजिक्स में हम उस चीज को यूज करते हैं वो है टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, तो हमने टेम्परेचर को किससे जोड़ दिया केल्विन से, टेम्परेचर को जोड़ दिया किससे केल्विन से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, तो हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जोड़ दिया किससे मोल से। और करंट का यूनिट क्या है, करंट का यूनिट है एम्पेयर, तो इसको हमने किससे जोड़ दिया एम्पेयर से जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया एम्पेयर से। तो इस तरह हमारा ये टेबल भी हो गया सॉल्व। तो बच्चों होपफुली तुम्हें चैलेंजर लेवल मेजरमेंट का समझ में आया होगा। इसके बाद जो अगला लेवल है वो मास्टर लेवल है। अगर तुमने मास्टर लेवल भी खुद से सॉल्व कर दिया है और तुम उसमें, अब देखो ये चेक करने का तुम इसको किया करो खुद को कि तुमने कितना % खुद सही किया, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी हुई है। तो बेटा इस बुक को सॉल्व करते रहो। बुक नहीं है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो, बुक परचेज कर लो। नहीं परचेज कर सकते तो हमें बता दो एडमिन में, हम आपको फ्रीली भी डिलीवर कर देंगे। मकसद हमारा पढ़ाना है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे राब्ता कर लें, हम आपको वो डिलीवर वैसे भी करवा देंगे, ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू सो मच बेटा, यहाँ तक पढ़ने के लिए और समझने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखें, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज।